As a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for the nation, I realize small aim is a crime, and I will keep the lamp of knowledge burning. A very good day to all the students and viewers of कोपन दर्पण न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अजय सोनावने सर, लक्ष्य एकेडमी, नेरुल, नवी मुंबई। आज हम बहुत ही बड़े महाराष्ट्र के सबसे बड़े एग्ज़ाम एमपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं और अजय सोनावने सर हमें इस चीज़ के लिए गाइडेंस देंगे ताकि हमारे जितने भी महाराष्ट्र में लोग हैं, बच्चे हैं जो इस करियर की तरफ मुड़ना चाहते हैं और उनको ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि एमपीएससी एग्ज़ाम कि क्या तरीके होते हैं, क्या एमपीएससी एग्ज़ाम कैसे देनी होती है, उसके क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेसेस है, एग्ज़ाम के टाइम पर क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, इन सब के बारे में हम अजय सोनावने सर से बात करेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू कोकण दर्पण न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने सबसे पहले जो सवाल पूछा है वो स्टेप्स के बारे में है। तो एमपीएससी कोई एक एग्ज़ाम नहीं है। एमपीएससी एक एग्ज़ाम ऐसी है जो डिफरेंट लेयर में होती है। जनरली कहा जाए तो एमपीएससी 3 तरह की एग्ज़ाम है, जिसे हम एक एमपीएससी की भाषा में कहते हैं, जैसे कि एक राज्य सेवा, जिसे हम राजपत्रित सर्विसेज, गैजेटेड सर्विसेज या राज्य सेवा कहते हैं। राज्य सेवा ये 36 कैडर्स मतलब डिप्टी कलेक्टर कैडर है, डीवाईएसपी एक कैडर है। ऐसे 36 कैडर के लिए डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, इन सब के लिए एमपीएससी एक एग्ज़ाम लेता है जिसे एक नॉर्मल टर्म में राज्य सेवा कहा जाता है। करेक्ट। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। अब 2025 से देखा जाए तो एमपीएससी में एक बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें जो स्टेट सिविल सर्विसेज है वो यूपीएससी की तरह होने वाली है। तो हो गई है क्योंकि उसका मेंस अभी जस्ट सैटरडे ही ख़त्म हुआ है 2025 से। क्योंकि उसके पीछे ये था कि बहुत सारे एमपीएससी के कैंडिडेट है या महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, वो यूपीएससी में सिलेक्शन का रेट बहुत कम था। ये साल लास्ट ईयर शायद देखेंगे तो 8%, कुछ 6 to 8% रेट था ओवरऑल रिजल्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट और एमपीएससी का ये कहना था कि अगर हम इसको स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम को अगर हम यूपीएससी की तरह करें तो हमारा नंबर है वो यूपीएससी में बढ़ सकता है। तो अभी सिलेबस यूपीएससी की तरह हो गया है, लेकिन जो एग्जाम के क्वेश्चंस है वो अभी भी बहुत नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, तो उसमें भी बहुत चेंजेस है। तो ये होगी एक एग्जाम जिसे स्टेट सिविल सर्विसेज कहते हैं, वो क्लास 1 और क्लास 2 जो गैजेटेड ऑफिसर है उनके लिए ली जाती है। उसके बाद एक एग्जाम होती है जिसे कंबाइन कहते हैं, कंबाइन ग्रुप बी कहा जाता है, जैसे कि पीएसआई, एसटीआई, एएसओ, इन ऑफिसर्स के लिए ये क्लास 2 एग्जाम होती है जो 2 स्टेजेस में होती है, प्रिलिमिनरी और मेंस, और जो दोनों ऑब्जेक्टिव है। और फिर तीसरी एग्जाम जो होती है वो होती है कंबाइन क्लास 3, वो भी टैक्स असिस्टेंट, क्लार्क, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ऐसे 5 सर्विसेज के लिए होती है। अब अगर आगे चल के 2027 से एमपी स्टेट गवर्नमेंट और एमपीएससी बहुत बड़े बदलाव लाने जा रही है। इसको अगर छोटे मायनों में समझाया जाए तो ऐसे है, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज में 36 कैडर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक 36 कैडर है। अब ये कैडर 2027 में बढ़ के 66 होने वाले हैं, और जहां स्टेट सिविल सर्विसेज साल में 350 से 500 सर्विसेज एवरी ईयर लाती थी, पहले साल शायद 2027 में इनका नंबर रहेगा जो रहेगा 1900। तो 1900 जो बहुत बड़ा लीप है। अब अगर थोड़ी और इसके बारे में डीपली बात करने जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन काउंट। आपको पता है कि पॉपुलेशन काउंट शुरू हो चुका है। जो हमारी लोकसभा और विधानसभा की सीट है वो बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये पॉपुलेशन काउंट के बाद मिनिमम 20 डिस्ट्रिक्ट और 81 तालुका बनने वाले हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को फोर्स लगेगी। वो फोर्स जो है अगले 5 साल के लिए मतलब उनको उसको तजवीज़ करनी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2027 से करना चालू कर दिया है। तो ये मैंने आपको थोड़े से इसमें बता दिया। तो सर आज मई है, मई की 4 तारीख है जी। तो मई की 4 तारीख में स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन लेवल क्या होना चाहिए? जी देखिए, सबसे इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट आते हैं। एक तो जैसे कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। अभी जनरली जो कैंडिडेट का एक झुकाव रहा है, मैक्सिमम 80% कैंडिडेट का जब एग्जाम आती है तभी तैयारी करना। तो जैसे कि अभी जो एग्जाम है स्टेट सिविल सर्विसेज मई में है,
ग्रुप बी मई जून जुलाई 3 महीने में 3 एग्जाम है। तो क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट का फॉर्म आता है लोग फॉर्म भरना चालू कर देते हैं। 2 महीने में कोई क्लास ढूंढते हैं, कोई ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए कारगर है। मैं कहूंगा 1% जो इस एग्जाम को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए 1%, हाँ 1%, मतलब जो 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने में हार्डली इम्पॉसिबल क्रैक करना, लेकिन जो इस एग्जाम को समझते हैं, और इसमें समझने के लिए 2 ही तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इनके लास्ट ईयर क्वेश्चन देखना। अगर आप इसके लास्ट 3 साल के क्वेश्चन एनालाइज करके सही तरीके से गाइडेंस लेके 2 महीने में, अगर आप, और उसमें लक एक फैक्टर है 1%, अगर वो आपका काम चल जाए और ये नहीं, तो 2 महीने में भी ये क्लियर कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगा 2027 के लिए, मतलब अगले साल की तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि एमपीएससी करना है तो टॉपर रहेगा तो अच्छा है, लाइक टॉपर्स ही एमपीएससी कर सकते हैं क्या, और 10-10 घंटा पढ़ना भी जरूरी है क्या? उससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले कि टॉपर रहना जरूरी है क्या? नहीं। देखिए, 2 चीजें होती है इसमें। एक होता है टॉपर होना, और दूसरा होता है जिसे हम मराठी में, या फिर मराठी में कहते हैं चिकाटी, या हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास, आप टॉपर है और आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। लेकिन आप टॉपर नहीं है लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी है, तो शायद ये एग्जाम आपके लिए है। तो जिसमें मराठी में चिकाटी कहेंगे, ये होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो ये मैं कहूंगा। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है किसी भी। सही बात है। ठीक है, तो अभी का जो ये साल का जो एग्जाम है और नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा एमपीएससी का, उसमें आप कह रहे कि बदलाव आएंगे उसके अंदर? हाँ, नहीं, एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं है, ठीक है। एग्जाम, हाँ, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। उनके जो सर्विसेज है उसमें बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी, हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेगी। क्योंकि एक जनरल ये था कि जैसे कि अगर आप एक क्लार्क की एग्जाम लेते हो, तो महाराष्ट्र में ऐसा है कि क्लार्क की एग्जाम 4 तरीके के डिफरेंट एंटिटीज लेती है गवर्नमेंट में। उन सबको क्लब करके एक ही एग्जाम ले गए, वो एमपीएससी होगी। इसके लिए से नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो शायद गवर्नमेंट में फरवरी में ही नंबर दिया है कि 2027 में हम 55,000 सर्विसेज एमपीएससी में निकालेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। करेक्ट है सर। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है मेरे पास, जैसे पूछिए 1-2 साल प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे बच्चे, मतलब स्टूडेंट और पेरेंट के कंबाइंड क्वेश्चंस है ये। कुछ बच्चे 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद में उनका नहीं क्लियर होता है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, एमपीएससी की स्टडी ऐसी है, वो कभी जाया नहीं जाती, और शायद 1-2 साल प्रिपेयर करके अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसकी कमियों को ढूंढो। जहां तक मैं कम से कम 16 साल से एकेडमी हम चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। मैं, कोई भी स्टूडेंट एकेडमी लगाता हो या फिर बाहर से तैयारी करता हो, मेरा कहना यह है कि आप इस एग्जाम को समझो। मतलब एमपीएससी के क्वेश्चंस क्या है? एमपीएससी के क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है। वो वही सवाल बार बार पूछती है। 80% क्वेश्चन बार बार वही पूछे जाते हैं, बस उसमें से थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट करके। अगर किसी को वो, अगर, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पीवाईक्यू की सही से एनालिसिस की जाए तो एग्जाम सबसे आसान है। अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपने वो, और बच्चे छोड़ देते हैं पीवाईक्यू, अरे ये क्वेश्चन आए हुए, ये क्यों कर रहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तो यहीं पर कंसिस्टेंसी मैटर करता है। यही पीवाईक्यू मॉक टेस्ट अगर करेंगे बच्चे, तो शायद ये सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कि एमपीएससी क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। और सर, कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा? ये भी एक सवाल आता है। देखिए, कोचिंग भी जरूरी है, कैंडिडेट सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन ये स्टडी इतना बड़ा है, शायद एक कैंडिडेट को, नॉर्मल कैंडिडेट को करने के लिए शायद 3 से 5 साल लग सकते हैं। कोई भी एकेडमी, जैसे मेरा कहना है कि कोई एकेडमी किसी को ना पास करती है ना फेल करती है, वो उसका वक्त कम करती है। जो चीजें उसको 3 साल से समझ में आती है, वो उसको टाइम कम करके 1 साल में करती है। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? यही ये है कि क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ मैनर्स सीखे, रेगुलर हो, तो वही चीजें है।
अकेले अगर तैयारी की जाए, बहुत से कैंडिडेट का मैंने देखा है कि अकेले अगर तैयारी करते हैं तो कैंडिडेट ब्लॉक हो जाते हैं बहुत बार, क्या करना है समझ में नहीं आता। तो गाइडेंस के लिए तो क्लासेस लगा लीजिए, कोई अच्छा मेंटर हो, लेकिन मेंटर ऐसा हो उस जिसने ये एग्जाम दी हो और दे के पास हो चुका हो शायद वो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे के अलावा बुरा बोलने वाले बहुत है एग्जाम को। करेक्ट है। ओके, राइट जी। तो आज की सिचुएशन में अगर जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए आप अगर कुछ शॉर्ट में कुछ बता सकते हो कि 1 लाइन 2 देखिए लाइन इसमें है कि जो अभी करंट एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए। हाँ देखिए अभी इसमें भी पैटर्न बहुत डिफरेंट है कि स्टेट सिविल सर्विसेज है, कंबाइन है, ये है, लेकिन इसके लिए एक ही ये है, प्लीज आप अपना कंप्लीट कीजिए, लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सही से कीजिए, और उसके लिए कोई गाइड मिलता है तो वो लीजिए। ये एग्जाम जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, हम जिसे कहते हैं कि ये ग्लोरीफाइड क्लार्क एग्जाम है, बस इसको ग्लोरीफाई किया गया है। ग्लोरीफाई किया गया है। हमारे महाराष्ट्र से, जी। हमारी जन्मभूमि से, हमारे कोंकण से भी, कोंकण दर्पण है जी जी तो जी कोंकण के लोगों के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। जी जी करेक्ट जी, है ना? जरूर जरूर जरूर। हमारे कोंकण के बच्चे एमपीएससी की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, जी क्यों जी। और क्या करना चाहिए? देखिए शायद कोंकण हमने भी बहुत इसमें सोचा है, हमने भी कोंकण में कभी ब्रांच डालने का कभी सोचा था हमने, लेकिन शायद कनेक्टिविटी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन से ये प्रॉब्लम बहुत मेरे पास भी दापोली से या फिर रत्नागिरी से बच्चे आते हैं आज भी, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम हो जो है ये वो बहुत डिफिकल्ट है। स्टाफ का ट्रैवलिंग टाइम आप बोल नहीं, रहे हो? स्टाफ नहीं कैंडिडेट का, स्टूडेंट का, क्योंकि कोंकण में ज्यादातर आप देखेंगे कि वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है नहीं। कोंकण का अगर कहा जाए तो कैंडिडेट नहीं कर सकता है। अरे सीडी देशमुख हुए यहाँ से जिन्होंने 10 के जितने सवाल दिए थे उसमें से 4 सॉल्व कीजिए, उसने सब सॉल्व करके बोला था कि इसमें से आप कोई भी चेक कीजिए, वो आदमी कोंकण से हुआ है। तो फिर आप समझिए। करेक्ट है। ठीक तो है, कोंकण में भी पोटेंशियल है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, वेरी नाइस। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे लिए वक्त दिया, हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त दिया। तो आई ट्रूली बिलीव कि जो हमने शुरुआत की थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बातों से कि एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारे स्टूडेंट के अंदर एक लैम्प ऑफ नॉलेज शुड कीप ऑन बर्निंग टू अचीव द विजन ऑफ डेवलप्ड नेशन। तो आई होप कि आपकी बातों से बच्चों में इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगा और वो आगे जाके एक डेवलप्ड नेशन में ज़रूर कंट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।